हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास का लेसन 4 राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय करेंगे। और जिसके हमने 4 वीडियोस पहले कर रहे 4 लेक्चर पहले हम पढ़ चुके हैं। 4 वीडियोस हम देख चुके हैं। आज हमारा 5वां वीडियो है जिसमें हम निजी आय, व्यक्तिगत आय और परियोज्य आय के बारे में पढ़ेंगे। हमने काफी सारे समुच्चय कर लिए हैं। अब तक हमने तकरीबन 8 समुच्चय हमने किए थे। जीडीपी, जीएनपी या मार्केट प्राइस पे फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ये हमने किए थे। आज हम एक नया टॉपिक लेके चलते हैं जिसमें ये 3 टॉपिक हैं, निजी आय, व्यक्तिगत आय और परियोज्य आय। हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये थोड़े से बच्चों को मुश्किल लगते हैं, पहले वाले फिर भी कर लेते हैं। 3 इंस्ट्रूमेंट से वो एक अगर कोई चीज दे रखी है, एक धारणा दे रखी है कोई भी, तो उससे फिर धीरे धीरे दूसरी पे वो पहुंच जाते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी तो वो फिर आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निजी आय को लेके चलते हैं। निजी आय का अध्ययन करने के लिए, निजी आय को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद को देखते हैं। निवल घरेलू उत्पाद क्या होता है अभी? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं हम इसे, कारक लागत पर निवल घरेलू आय या उत्पाद। तो निवल घरेलू आय जो है, निवल घरेलू जो उत्पाद है, वो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर 2 अक्षेत्र है। एक सरकारी अक्षेत्र है और एक निजी अक्षेत्र है। निजी अक्षेत्र कौन सा होता है? वो अक्षेत्र जिसके जो उद्यमी है वो निजी रूप से स्वामित्व है, उनके पास प्राप्त है उनको, कि जो चीजें हैं उनका जो स्वामित्व है निजी लोगों के हाथ में या निजी फर्मों के हाथ में होता है, स्रोतों का। और सरकारी अक्षेत्र कौन सा होता है? उसमें जो उद्यम है, या सार्वजनिक भी बोल देते हैं इसको, जो उद्यमी है वो सरकार होती है। जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका स्वामित्व जो है वो सरकार के हाथों में होता है। जैसे रेल विभाग है, डाक तार विभाग है, और इस तरह के जो है वो सरकारी अक्षेत्र के अंदर वो आते हैं। और निजी अक्षेत्र क्या होता है? ऐसा अक्षेत्र जिसमें साधनों के स्वामी जो हैं वो निजी होते हैं। कोई फर्म होती है या कोई व्यक्ति होता है, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता, तो उनको कहते हैं हम निजी अक्षेत्र। तो इस जो कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद है, इसमें 2 तरह की आय शामिल है। एक तो निजी अक्षेत्र को आने वाली आय और एक सरकारी अक्षेत्र। तो सरकारी अक्षेत्र पे हमने बात नहीं करनी, हमें सिर्फ निजी अक्षेत्र। निजी अक्षेत्र को वो आय जो निवल घरेलू उत्पाद का वो हिस्सा जो निजी अक्षेत्र को प्राप्त होता है। निवल कारक आय का, निवल जो घरेलू आय है, निवल घरेलू आय जो है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, उसका वो हिस्सा जो निजी अक्षेत्र को प्राप्त होता है, वो क्या होता है? वो उसका हिस्सा, उसके अंदर और भी शामिल होते हैं। जो कुछ हिस्सा तो सार्वजनिक अक्षेत्र को प्राप्त होता है और कुछ हिस्सा निजी अक्षेत्र को भी प्राप्त होता है। तो निजी अक्षेत्र को जो निवल घरेलू उत्पाद से जो आय प्राप्त है, उसके अंदर कुछ एक चीजें और शामिल की जाती हैं अभी। एक तो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय जिसको हम नेफिया बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और राष्ट्रीय ऋण के ऊपर ब्याज, जो किसी देश ने दूसरे देश को लोन दे रखा है, ऋण दे रखा है, उसके ऊपर होने वाला प्राप्त, ये भी एक तरफा भुगतान है। और फिर है कि सरकारी अक्षेत्र से चालू हस्तांतरण, जो वर्तमान हस्तांतरण है, जो एक तरफा प्राप्तियां होती हैं सरकारी अक्षेत्र से किसी भी देश के व्यक्तियों को, जो सरकारी क्षेत्र से एक तरफा प्राप्तियां होती हैं, जैसे वजीफे हैं, स्कॉलरशिप है, बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस तरह के जो चालू हस्तांतरण है, वर्तमान हस्तांतरण है, वो इसमें शामिल होंगे। फिर है विदेशों से प्राप्त होने वाले चालू हस्तांतरण भी। कुछ जो चालू हस्तांतरण है, वर्तमान हस्तांतरण है, वो विदेशों से भी प्राप्त होते हैं, शेष विश्व से भी प्राप्त होते हैं। जैसे अनुदान या तोहफे, उपहार, ये जो दिए जाते हैं, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कई बार। तो अगर इन चारों को मिला दे, एक तो क्या होगा भाई? कारक लागत का वो हिस्सा जो निजी अक्षेत्र को प्राप्त होता है, एनडीपी का जो हिस्सा निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है, उसके अलावा इन चारों चीजों को और जोड़ दें। विदेशों से निवल कारक आय,
राष्ट्रीय ऋण के ऊपर ब्याज, सरकारी क्षेत्र से चालू हस्तांतरण और विदेशों से या शेष से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण। इनको अगर जोड़ दें तो हमारी बन जाती है निजी आय। निजी आय देखो, निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त होने वाली आय प्लस ये चारों बातें, इन चारों चीजों को अगर हम मिला दें तो उसके अंदर क्या बन जाती है, वो हमारी निजी आय बन जाती है। उसे हम कहेंगे निजी आय, किसी भी देश की निजी आय। तो किसी भी देश की निजी आय की परिभाषा हम इसी से कर सकते हैं कि किसी भी देश की निजी आय क्या होती है कि एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त कारक आय तथा शेष विष और सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण या वर्तमान हस्तांतरण, इनको अगर शामिल कर दे तो वो हमारी क्या बन जाती है, निजी आय। देखो निजी आय का यही परिभाषा है। निजी अक्षेत्र तो दो क्षेत्र बताए थे ना, एक सार्वजनिक एक निजी। तो निजी अक्षेत्र को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त कारक आय, फैक्टर सभी स्रोतों से प्राप्त कारक आय तथा सरकार और शेष विष से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण का जोड़ है। निजी आय क्या है, निजी अक्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय, निजी अक्षेत्र को जो एनडीपी से का जो हिस्सा है वो, और प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, प्लस सरकार से प्राप्त हस्तांतरण, प्लस क्या हो गया ये भी हो गया इसमें राष्ट्रीय ऋण के ऊपर ब्याज भी। इन चारों को अगर मिला दे तो क्या बन जाएगा, ये चारों प्लस जो कारक लागत पर निवल घरेलू एनडीपी का जो हिस्सा निजी अक्षेत्र को प्राप्त हो और उसके अंदर ये मिला दे तो ये हमारी परिभाषा ये बन जाती है कि निजी आय, ये बन जाएगी निजी आय। फिर आते हैं अभी हम व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय क्या होती है, जब निजी आय में से निगम कर, हमें पता है कि उत्पादन के ऊपर कई सारे कर लगते हैं, उत्पादन कर, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, या अवितरित लाभ। उद्यमी भी जो है वो सारे लाभ को अपने उत्पादन के साधनों में बांटते नहीं है, उसका लाभ का कुछ हिस्सा वो रख लेते हैं, कोई भी फर्म है वो अपने पास रख लेती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, अवितरित लाभ। जो ऐसा लाभ जो उत्पादन के साधनों में बांटा नहीं गया है। तो निजी आय में से निगम कर और अवितरित लाभ को अगर माइनस कर दें तो वो हमारी बन जाती है फिर व्यक्तिगत आय। इस टेबल के अनुसार ही आपको याद करना है कि निजी आय में से जब निगम कर और अवितरित लाभ को जब माइनस कर दें, घटा दें, तो वो बन जाती है व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय बन जाती है। तो व्यक्तिगत आय की भी परिभाषा क्या हुई कि किसी देश के व्यक्ति या परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त कारक आय, जो वास्तव का मतलब कि ये निगम कर और अवितरित लाभ वगैरह ये घटा दे तो वो जो है, और उसके अंदर और कौन सी ये तो शामिल है एक तरफा भुगतान, जो चालू हस्तांतरण है सरकार के द्वारा भी और विदेशों से प्राप्त जो चालू हस्तांतरण है वो पहले से ही शामिल है। तो इसकी परिभाषा में इनका भी जिक्र आएगा कि किसी भी देश के व्यक्तियों या परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त कारक आय तथा वर्तमान में हस्तांतरण आय का जोड़ है। वर्तमान में हस्तांतरण आय विदेशों से भी और सरकार से, दोनों प्रकार के हस्तांतरण आय भी शामिल है। तो व्यक्तिगत आय की परिभाषा हमारी ये है कि किसी भी देश के व्यक्तियों या परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त कारक आय तथा वर्तमान में हस्तांतरण आय का जोड़ है। ये हमारी व्यक्तिगत आय हो गई। अब हम चलते हैं परियोज्य आय के ऊपर। परियोज्य आय क्या है, व्यक्तिगत आय में से जब प्रत्यक्ष कर को माइनस कर दें, प्रत्यक्ष कर जो परिवारों या और व्यक्तिगत रूप से लगता है, जो आय के ऊपर इनकम टैक्स वगैरह जो डायरेक्ट लगते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो प्रत्यक्ष कर और सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां, जो हम फीस वगैरह के रूप में भी जो सरकार को अदा करते हैं, जो हमारे भुगतान होते हैं, सरकार की प्राप्तियां होती हैं, वो अगर माइनस कर दें व्यक्तिगत आय में से वो माइनस कर दें तो वो बच जाती है हमारी परियोज्य आय, वो बच जाती है परियोज्य आय। तो परियोज्य आय की भी परिभाषा हम कर सकते हैं। देखो परियोज्य आय की परिभाषा भी इसी में से आ गई कि प्रत्यक्ष कर और सरकार को जो हमने भुगतान करनी है, सरकारी विभागों को और किसी रूप में भी हमने भुगतान करना है कर के अलावा,
वो अगर माइनस कर दे व्यक्तिगत आय में से तो वो हमारी बन जाती है प्रयोज्य आय। देखो ये परिभाषा ऐसे ही है। प्रयोज्य आय क्या होती है कि वह आय जो परिवारों को सभी प्रत्यक्ष कर देने व सरकार को अनिवार्य भुगतान करने के बाद सभी स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी कि ऐसी कारक आय जो परिवारों को प्राप्त होती है, किसको घटा के, प्रत्यक्ष कर निकाल दे उसमें से, और सरकार को जो अनिवार्य भुगतान है वो देने हैं, वो निकाल के जो बचती है हमारी वो प्रयोज्य आय बचती है परिवारों के पास या व्यक्ति के पास। तो वो क्या होती है, वो जो प्रयोज्य आय होती है उसको लोग जो है वो अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हैं या बचत कर सकते हैं। वो उपभोग या बचत के लिए बच जाती है प्रयोज्य आय, लास्ट में प्रयोज्य आय। और इसी से क्या होता है, किसी भी देश की क्रय शक्ति का भी पता लगता है। किसी राष्ट्र की जो प्रयोज्य आय है उससे लोगों की क्रय शक्ति का, क्योंकि ये खर्च करने के लायक जो ये आय है वो खर्च करने के लिए बची लोगों के ऊपर। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, टैक्स भी दे दिया सारा कुछ। देखो प्रत्यक्ष कर पहले घट गए, अवितरित लाभ पहले घट गए या प्रत्यक्ष कर भी घट गए। तो ये परिवारों के पास वो आय है जो वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, उसको बचत कर सकते हैं। इसी से उनकी क्रय शक्ति का अंदाजा लगाया जाता है। तो हमने ये बहुत ही अच्छी तरह से ये तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, निजी आय को, व्यक्तिगत आय को और प्रयोज्य आय को। फिर से देख लो एक बार। देखो निजी आय, व्यक्तिगत आय, प्रयोज्य आय, वो हम निकालेंगे कारक लागत पर निविल घरेलू आय से निकालना शुरू करेंगे। निविल घरेलू आय से, निविल घरेलू आय का जो हिस्सा इसको निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है उसमें ये चारों चीजें जोड़ दें तो हमारी निजी आय बन जाती है। निजी आय में से फिर निगम कर, अवितरित लाभ माइनस कर दें तो व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर और जो सरकारी विभागों को जो हमें भुगतान करने हैं वो घटा दें तो वो बच जाती है हमारी प्रयोज्य आय, जो कि लोगों को, परिवारों के पास बच जाती है अपने उपभोग और बचत के लिए। अपनी मर्जी से इच्छा अनुसार उसको खर्च कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको देखना है और वीडियो को बार बार देखना है, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है। थैंक यू।